हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है और जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स। लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस पढ़े थे और वो एक्सेप्शंस कौन कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 31 ए में, आर्टिकल 31 बी में, आर्टिकल 31 सी में। ये जो 3 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस हैं और जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या क्या कहा है। तो पहला ये कहा है कि एक्सेसिव लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। एक्सेसिव लिमिटेशंस। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगा रखी हैं। और एक जो क्रिटिक हैं जसपत रॉय कपूर, उन्होंने तो ये भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को हम लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं। जसपत रॉय कपूर जी जो हैं उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी रीनेम्ड एज लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। Critics remarked that Constitution grant fundamental rights with one hand and take them away with the other. Critics जो आलोचना करते हैं, critics remarked that Constitution gave fundamental rights with one hand and take them away with another hand. वो इन्होंने इसलिए कहा कि एक्सेसिव लिमिटेशंस की फंडामेंटल राइट्स, आपने देखा होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकती है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी है उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी पार्लियामेंट, लेकिन वैसे कई जगहों पर फंडामेंटल राइट्स को बदला भी जा सकता है, अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, उसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड कर सकती है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 31A, 31B, 31C। तो इन सब को देखते हुए जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगाए गए हैं। दे आर सब्जेक्ट टू इनन्यूमरेबल एक्सेप्शन, रिस्ट्रिक्शन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एंड क्रिटिक्स रिमार्क दैट Constitution gave fundamental rights with one hand and take them away with another hand. So many exceptions, restrictions, qualifications, explanations, ये क्रिटिक्स ने कहा। दूसरा जो है वो क्रिटिक्स ने कहा कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स मेनली प्रोवाइड्स पॉलिटिकल राइट्स। क्रिटिक्स ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं
वो मेनली प्रोवाइड्स पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल but no provision for important social and economic rights। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन को मेनली पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी, राइट टू रेस्ट, लेजर एक्सेट्रा। तो क्रिटिक्स ने ये कहा है कि जैसे उस टाइम जो है रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर में, चाइना में, तो इन सब जगह तो इन कंट्रीज ने सोशल इकोनॉमिक राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड किए हुए हैं, और बाकी भी जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हो गई वहाँ भी सोशल इकोनॉमिक राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें मेनली पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, सोशल इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो एक क्रिटिक्स ने ये बात कही। फिर क्रिटिक्स ने तीसरा जो आरोप लगाया वो ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी। क्रिटिक्स ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनडेफिनेट एंड एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग। तो क्रिटिक्स बोले कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है, वो वेग हैं, इनडेफिनेट हैं और एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग के साथ हैं, तो उनको कोई कॉमन आदमी समझ नहीं सकता। वर्ड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, वर्ड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज, words like public order, public interest, minorities, reasonable restrictions। क्रिटिक्स बोली ये सब वर्ड्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इनके एक से ज़्यादा मीनिंग भी ये जो वर्ड्स हैं ये इम्प्लाई करते हैं। तो ये क्रिटिक्स ने बात बोली। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बियॉन्ड द comprehension of common man। Language is very compli very complicated language। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी भाषा में लिखा होना चाहिए जो एक आम आदमी भी समझ सके। तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेनली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें ज़्यादातर लॉयर्स हुआ करते थे, तो इसीलिए इसमें जो लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है जो आम आदमी के समझ से बाहर है, तो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी कहा गया है। तो ये भी क्रिटिक्स ने बात बोली। देन क्रिटिक्स ने कहा कि नो परमानेंसी, नो परमानेंसी मतलब नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रो नॉट सैक्रोसेंट। फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज भी किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर्टेल अब्रिज चेंज रिपील ये सब किया जा सकता है। नॉट सैक्रोसेंट और इम्यूटेबल, द पार्लियामेंट कर्टेल एबॉलिश देम, जैसे एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 1978 में पार्लियामेंट ने डिलीट कर दिया था फंडामेंटल राइट से। तो ये एग्जाम्पल है। नो परमानेंसी, फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल अब्रिज चेंज रिपील थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी कर सकती है, कर्टेल भी कर सकती है, एब्रिज भी कर सकती है और रिपील डिलीट भी कर सकती है। तो नो परमानेंसी। देन क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। क्रिटिक्स बोले कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लोगों के जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्विक्शन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। इन दो आर्टिकल को छोड़ के बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं जब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाएंगे तो बाकी सब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल 22 में बताया गया है। तो क्रिटिक्स बोले कि इट निगेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, इट निगेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। क्रिटिक्स ने कहा कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन को शामिल किया गया है। तो जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको छीन सकता है, उसको छीनता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड फ्रीडम को वायलेट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देन ये भी कहा कि क्रिटिक्स ने एक्सपेंसिव रेमेडी क्रिटिक्स ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो जो विक्टिम इंसान है वो इनको एनफोर्स कराने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर हाई कोर्ट जाएगा। तो जो कोर्ट की रेमेडी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसमें मनी भी, टाइम एंड मनी दोनों खर्च होते हैं, टाइम एंड मनी। तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उस उन्हें कोई वायलेट करता है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर लेजिस्लेचर हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी उसे अगर वायलेट करता है तो उसको एनफोर्स करने के लिए जो सिटीजन है, जो पर्सन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा तो वहाँ पे उसका टाइम और मनी दोनों खर्च होंगे। तो एक्सपेंसिव रेमेडी की बात की है। तो हम लोगों ने इसके क्रिटिसिज्म तो फंडामेंटल राइट्स के देख लिए, चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस भी देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स के क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स, क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंस।
फंडामेंटल राइट से क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस? So, in spite of the above criticism, shortcomings, fundamental rights are significant in the following respect. पहला क्या है? They constitute the bedrock of democratic system. Constitute bedrock of democratic system. तो देखिए, जो हमारी कंट्री इंडिया है, आप लोगों को पता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो अमेरिका है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया लार्जेस्ट डेमो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और जो अमेरिका है वो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो जो पहला सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिट्यूट बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक मतलब सिस्टम, इसमें पीपल्स जो है वो सॉवरन होते हैं, पीपल्स रूल। डेमोक्रेटिक सिस्टम, पीपल्स रूल, जो पीपल्स की विल होगी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो तानाशाह नहीं हो पाएगी। वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन है, बेडरॉक है। बेडरॉक मीन्स फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। वो सरकार को तानाशाह होने से रोकते हैं। अगर सरकार तानाशाह हो जाएगी या पार्लियामेंट तानाशाह टाइप के रूप में बिहेव करेगी, और जो सिटीजन्स हैं और जो पर्सन्स हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण करेगी, वायलेट करेगी, तो कोर्ट उनको प्रोटेक्शन देगा। वो कोर्ट जा सकते हैं, और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल राइट्स हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, और जो अपने आप में ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन है, फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट है या फिर गवर्नमेंट है, उनकी ऑटोक्रेसी, उनके द्वारा जो गलत तरीके से कई बार लॉ पारित कर दिए जाते हैं, या गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा होता है जो सही नहीं होता है, तो वो सिटीजन्स जो है वो कोर्ट के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है बल्क वर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बल्क वर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स जो है, फ्रीडम, जैसे हम लोगों के राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल किस किस में है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमारी आर्टिकल 19 है, जिसमें 6 टाइप की फ्रीडम की बात की हुई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड ऑक्यूपेशन। ऐसे ही राइट फ्रीडम टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्विक्शन। देन 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ बताता है। देन 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये राइट टू फ्रीडम की बात की है। देन फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट अपने विल एंड फैंसी से काम नहीं कर सकती। एक जो रूल ऑफ लॉ है, जो प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ही गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने अपने मनमर्जी से काम किया तो कोर्ट जो है वो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देगा।
फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट for the maintenance of the rule of law, facilitate the establishment of a rule of law. Then it protects the fundamental rights, protects fundamental right, protects the interest of minorities and weaker section of society, weaker section of society, जैसे वुमेन हो गई या फिर weaker section of society, SC, ST, women's and economical weaker section, माइनॉरिटीज। तो इनका फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन सेकुलरिज्म स्ट्रेंथन दी सेकुलर करेक्टर ऑफ अवर स्टेट। सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है, सभी धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है हमारी कंट्री में, तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सेकुलरिज्म। और ये कौन कौन से आर्टिकल में पता चलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों को सरकार एक सबको इक्वली सपोर्ट करेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इन आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है। इससे हमारा सेकुलरिज्म स्ट्रेंथन होता है। फंडामेंटल राइट्स आर दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो जो फंडामेंटल राइट्स में ऐसी कई बातें कही गई हैं जो सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात करती हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो हम लोगों का आर्टिकल 14, 15, 16, 17 है, इसमें राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। और सोशल जस्टिस के भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में बात की गई है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में। तो ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस का फाउंडेशन स्टोन रखा है, लेकिन जो डिटेल में प्रोविजन है सोशल इक्वालिटी सोशल जस्टिस के वो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। एंड जो लास्ट है, facilitate the participation of people in the political administrative process, facilitates the party facilitates the participation of people in the political administrative system of our country, facilitates the participation of people in the political administration system of our country। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स के सिग्निफिकेंस होगा, इम्पोर्टेंस होगा। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों के कुछ राइट्स हम लोगों को ऐसे भी मिले हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बाहर हैं, राइट्स आउटसाइड आर या फिर
फंडामेंटल राइट्स, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। तो पहला कौन सा राइट है? देयर आर सर्टेन अदर राइट्स कंटेन्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज राइट्स आर नोन एज, और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज राइट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर लीगल राइट्स, लीगल राइट्स या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स, नॉन फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो है वो आर्टिकल 265, और ये कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 12। ये क्या कहता है? आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड, नो टैक्स shall be levied or collected by except by authority of law। तो जो पर्सन है, सिटीजन्स है, उन पे पार्लियामेंट आर्बिट्ररी टैक्स नहीं लगा सकती, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके, और उसके लिए प्रॉपर लॉ बना के टैक्स लगाया जाएगा। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और जो टैक्स लगाने की अथॉरिटी है वही टैक्स लगा सकती है, कोई और नहीं। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। 10 हम लोगों का आर्टिकल नंबर 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी पार्ट 12 में है, पार्ट 12। पहले ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। देन हम लोगों का आर्टिकल 301, ये पार्ट 13 में है, और ये किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स throughout the territory of India, throughout the territory of India। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हम लोगों के जो राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है, तो ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स हैं, और ये भी हमारे जस्टिसिएबल राइट्स हैं, जस्टिसिएबल राइट्स। जैसे हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल राइट्स हैं, ऐसे ये भी जस्टिसिएबल राइट्स हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ये जो राइट्स हैं इसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें पहले हमें हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन राइट्स में पहले हमें हाई कोर्ट जाना होगा, देन सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। Even though these rights are also justiciable, they are different from the fundamental rights, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स से डिफरेंट है। तो आज हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 से 35 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये कंप्लीट कर लिए फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे कौन से पार्ट में है? पार्ट
3 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आर्टिकल 12 में किसके बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टेट में क्या क्या आता है। देन आर्टिकल 13 में हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू, ये आर्टिकल कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एंड विल बी नल एंड void। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में हम लोगों ने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस किस में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में हमने ये देखा था। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन हम लोगों ने आर्टिकल 17 देखा था जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हम लोगों के राइट हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18। देन हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ा था जो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड ऑक्यूपेशन। इन 6 फ्रीडम की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड ऑक्यूपेशन। ये 6 टाइप की फ्रीडम्स की बात करता है। देन हम लोगों ने आर्टिकल 20 देखा था। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कॉन्विक्शन। देन हम लोगों ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इसके बारे में भी पढ़ा। देन आर्टिकल 21A राइट टू एडुकेशन जो हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। राइट टू एडुकेशन आर्टिकल 21A। देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल भी हम लोगों ने पढ़ा 22।
देन आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Then Article 24, prohibition of employment of children in factories. Prohibition of employment of children in factories. Prohibition of employment of children in factories. Then Article 25, freedom of conscience, freedom of conscience, free profession, propagation, freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion। इसकी बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल्स है 19 से लेके 22 तक, ये हमारे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम। और ये जो आर्टिकल है 23 एंड 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दो आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। और जो आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी particular religion or promotion of any particular religion. Then Article 28, freedom as to attendance at religious institution, religious worship in certain educational institution. Freedom as to attendance. At religious instruction or religious worship in certain educational institution. Article 28, freedom as to attendance at religious instruction, religious worship in certain educational institution, इसकी बात करता है। तो जो आर्टिकल नंबर 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये राइट टू रिलीजन की बात करते हैं, राइट टू रिलीजन, सेकुलरिज्म कह सकते हैं, राइट टू रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिकल 29 राइट ऑफ minorities to protect
their language, script, culture। ये आर्टिकल 20 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। लेकिन मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल पढ़ाते टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो राइट है ये ड्यू टू वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो इसमें माइनॉरिटीज और मेजोरिटी दोनों आ जाएंगे क्योंकि इस आर्टिकल में सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड लिखा गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इसमें माइनॉरिटीज मेजोरिटी दोनों आ जाएंगे टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। देन हम लोगों का आर्टिकल 30 जो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट ऑफ minorities to establish right of minorities to establish their educational institution right of minorities to establish and administer their educational institution। ये जो है ये हम लोगों के कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया गया 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट अब नहीं है, नॉट फंडामेंटल राइट। अब ये हम लोगों का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। और हम लोगों का आर्टिकल 32 जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द right to constitutional remedies for the enforcement of फंडामेंटल राइट्स। इसी आर्टिकल के अंदर जो सिटीजन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। देन आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फोर्सेस, restriction on the fundamental rights of the forces, आर्म्ड फोर्सेस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, एक्सेट्रा। और 34 में रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स व्हेन मार्शल लॉ is in force। Article 34 restriction on the fundamental rights of the citizen when martial law is in force। and Article 35 जो fundamental article का last article है 35 कहता है legislation to give effect to the fundamental rights, legislation to give effect to certain fundamental rights। कुछ fundamental rights जो हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना के उन्हें इफेक्ट में ला सकती है। एग्जाम्पल आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का हमने लॉ बनाया। देन हम लोगों ने 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के लिए भी लॉ बनाया, चिल्ड्रंस के लिए भी लॉ बनाया, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इन चीज़ों पे पार्लियामेंट लॉ बना के इन्हें एनफोर्स करा, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा रही है।
ये उसकी बात करता है आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो अगर आप लोगों को आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए आप लोग अपना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।